अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक टॉपिक करने जा रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट या एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम बाय बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बेटे रेडियस को ड्राइव करना है, किसका रेडियस? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, जो कि nth ऑर्बिट में होता है। nth ऑर्बिट कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, n1 भी हो सकता है, ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं nth ऑर्बिट या nth एनर्जी लेवल। और ये हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर ने रेडियस फाइंड किया था, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोजन एटम बाय बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बेटे हम देखते हैं इसने रेडियस को कैसे ड्राइव किया। ये बेटे एक एटम है, हाइड्रोजन एटम का हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है। इसमें ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन को हम शो करते हैं कैपिटल जी से। और इस प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो है वो होता है ई पॉजिटिव, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है ई नेगेटिव, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो स्मॉल m से शो किया गया है। और इसका रेडियस जो है, रेडियस न्यूक्लियस से लेके nth ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r। और ये वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड के साथ यहाँ पे मूव कर रहा है, और ये बेटे वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहाँ पे ये टेंजेंट थीटा बना रही है। अब बेटे ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस पे दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसको कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर फॉर्म में, कोई भी चीज़ सर्कुलर फॉर्म में मूव करती है तो उस पर फोर्स एक्ट कर रही होती है सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसका बेटे फार्मूला है हमारे पास F = mv²/r। और दूसरा है बेटे हमारे पास ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कूलम्स फोर्स भी कहते हैं। कूलम्स एक साइंटिस्ट का नेम था जिसके नाम से इस फोर्स का नाम रखा गया, कूलम्स फोर्स। तो ये बेटे दो तरह की फोर्सेस, ये जो कूलम्स फोर्स है इसका फार्मूला है F = kq1q2/r²। अब बेटे यहाँ पे Q1 क्या है? ये प्रोटॉन और इस पे जो चार्ज है। और Q2 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन और इस पे चार्ज। तो Q1 = Ze पॉजिटिव और Q2 = E नेगेटिव। अब बेटे हम Q1 Q2 की जगह पे, Q1 की जगह Ze पॉजिटिव लगा लिया और Q2 की जगह हमने E नेगेटिव लगा लिए। Q1 की जगह Ze पॉजिटिव और Q2 की जगह E नेगेटिव। अब बेटे यहाँ पे जो हमारे पास K है, ये K = है 1/4 πε0, इसके इक्वल है। अब हमने इस K की वैल्यू पुट की तो यहाँ पे K की जगह के पे आ गया 1/4 πε0 r²। ये वाला जो है ये साथ आ गया और साथ में Ze पॉजिटिव और Ze नेगेटिव। अब बेटे यहाँ पे ये जो ε0 है ये क्या है? ये वैक्यूम परमिटिविटी है। वैक्यूम परमिटिविटी बेटे ये एबिलिटी है किसी मीडियम की इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की। वैक्यूम परमिटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब बेटे देखें हमारे पास ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे और ये E² हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया F = Ze²/4 πε0 r²। अब बेटे इधर हमारे पास इक्वेशन थी F = mv²/r और इधर है F = Ze²/4 πε0 r²। ये कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये है सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बेटे हमने ये दोनों, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इस साइड पर बेटे हमने लिख ली कूलम्स सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r और ये हमने लिख लिया Ze²/4 πε0 r²। अब बेटे ये जो हमारे पास r है ये इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें, आप देख रहे हैं r जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब बेटे ये जो r² है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला r ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब बेटे क्योंकि इस टॉपिक का नाम है डेरिवेशन ऑफ रेडियस, हमने रेडियस फाइंड करना है तो r को हम उठा के उधर ले जाएंगे, mv² इधर आ जाएगा। ये देखें r इधर आ गया, mv² इधर आ गया। तो ये हमारे पास बेटे इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसके बाद बेटे नेक्स्ट हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम जो है mvr क्या है? एंगुलर मोमेंटम, ये = होता है nh/2π। ये हमने बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में पढ़ा है। अब यहाँ से बेटे हमने क्योंकि
ये बेटे जो हमारे पास वी स्क्वायर है, हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे, निकाल के उसको यहाँ पे पुट करेंगे। अब बेटे वी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे वी इधर ही रहने देंगे, एम आर को इधर ले आएंगे। अब बेटे हमने वी स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर लेंगे तो इस साइड पे भी हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये 2 था ना, 2 का स्क्वायर लिया तो ये 4 बन गया, बाकी पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया। अब बेटे हमने वी स्क्वायर की वैल्यू को पीछे जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें पुट करना है। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी आर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर था। यहाँ पे अब हमने वी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू लिख दी। अब बेटे ये जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये ऊपर चल जाएगी, और यहाँ पे बेटे जो आर है, आर स्क्वायर है, ये इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर वाली ये ऊपर चल जाएगी। ये देखें, इससे हमारे पास बन गई इक्वेशन जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम स्क्वायर आर जो है ये ऊपर आ गया हमारे पास। अब बेटे यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि आर यहाँ पे कैंसिल हो गया है। अब हम इस आर को उठा के इधर ले आए हैं इस साइड पे। जब इस आर को उठा के हम इधर लेके आए तो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ गई। अब बेटे जब हमने इनको इस तरह लिख लिया, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, अभी हमने इनको कैंसिल कर देना। 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। पाई जो है ये पाई का स्क्वायर था ना, स्क्वायर सिर्फ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, और ये एम जो है ये एम के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास बच गया एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जी ई स्क्वायर एम आ गया हमारे पास। अब बेटे इसमें से जो चीज़ें कांस्टेंट है उनको हमने सेपरेट कर लेना, जो चीज़ें वेरिएबल है उनको हमने सेपरेट कर लेना। अब हमें पता है इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, और जी हमारे पास ये प्रोटॉन, हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन नंबर 1 है तो ये 1 है, जी को हम ना भी लिखें तो कोई नहीं, और ई जो है ये इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू है ये भी कांस्टेंट है, और एम भी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट सारी चीज़ें हमने अलग कर ली। सिर्फ इसमें बेटे जो एन स्क्वायर है ना ये वेरिएबल है। एन क्या है? ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4, तो ये चेंज हो सकता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ये वेरिएबल है। बाकी सारी चीज़ें जो पैरेंथेसिस के अंदर हैं ये कांस्टेंट है। अब बेटे इन कांस्टेंट की हमने वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ से कांस्टेंट को अगर हम हटाएं तो आर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एन के, एन स्क्वायर के। तो इस बेटे इससे हमें पता चल रहा है कि आर जो है एन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हायर ऑर्बिट होगा उतना ही रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा। जितना न्यूक्लियस से दूर है ऑर्बिट उतना ही उसका रेडियस ज़्यादा है। अब बेटे जो हमारे पास ये कांस्टेंट फैक्टर्स थे इनकी हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। हमें पता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है पीछे इस टॉपिक में, वो है 8.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर, ठीक है। और जो एच है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स एक साइंटिस्ट था, इसने अपनी इक्वेशन में बताया कि एच जो है ये कांस्टेंट है और इसके नाम से इसका नाम रख दिया गया प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी बेटे वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू हम पीछे पढ़ के आए हैं 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, ठीक है। और एम की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के मैस की वैल्यू 9.1095 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31। ये दोनों हमने मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड से फाइंड की थी। अब बेटे ये सारी वैल्यूज़ जब हम पुट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, इसके साथ यूनिट भी लिखे, फिर एच स्क्वायर, ये एच की वैल्यू लिखी और इसका स्क्वायर ले लिया क्योंकि एच स्क्वायर है। फिर हमने बेटे ई की वैल्यू लिखी और इसका स्क्वायर ले लिया क्योंकि ई का स्क्वायर है। फिर हमने मैस की वैल्यू लिखी और इनके सबके यूनिट लिख दी। अब बेटे सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके इसका आंसर आता है 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। अब बेटे 10⁻⁻10 मीटर वी नो ये 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। अब बेटे यहाँ पे हमने ये जो था आर, ये कांस्टेंट फैक्टर, और ये है हमारे पास एन स्क्वायर। इस कांस्टेंट फैक्टर की जगह पे हमने ये जो आंसर हमारे पास आया, क्योंकि ये कांस्टेंट फैक्टर्स का आंसर आया तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और अब ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है। इसको हमने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया, साथ आ गया एन स्क्वायर। अब बेटे ये जो मीटर में आंसर आया यूनिट का, ये कैसे आया? उन्होंने बुक में डायरेक्ट बता दिया है कि ये सारे यूनिट्स को सॉल्व करके ये मीटर में आंसर आ जाता है। तो हम देखते हैं मीटर में कैसे आता है। अब बेटे सिर्फ यहाँ पे मैंने यूनिट्स लिखे हैं, देखें, बाकी वैल्यूज़ तो हमें पता है ना, सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। बाकी यूनिट्स को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये है जो एप्सिलॉन नॉट है उसका यूनिट है सी स्क्वायर पर जूल पर मीटर, ये हमने लिख लिया। फिर
ये एच जो है ये स्केयर था तो जाउल स्केयर आ गया, सेकंड स्केयर आ गया, ओवर ये नीचे कूलम स्केयर आ गया और साथ में आ गया केजी। ये सारे यूनिट मैंने अकेले करके लिख लिए हैं इकट्ठे करके। अब बेटे हमें पता है ये जो सी स्केयर है सी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ये पर जाउल जो है जाउल के स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास यूनिट आ गए पर मीटर, जाउल स्केयर, जाउल सेकंड स्केयर ओवर केजी। अब बेटे यहाँ पे तो आंसर आया मीटर में, तो यहाँ पे तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये वाले यूनिट आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जाउल जो होता है ये इज इक्वल टू होता है केजी मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर। तो ये हमने जाउल की बेटे जब वैल्यू पुट की, ये जाउल की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू लिख दी और सेकंड स्केयर हमारे पास वैसे ही आ गया ओवर केजी। तो केजी से कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर का स्केयर पर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, सेकंड स्केयर पर सेकंड स्केयर से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास सिर्फ एम बच जाएगा जो कि मीटर। और इस तरह से बेटे हमने रेडियस का जो आंसर है, रेडियस की जो वैल्यू है वो मीटर में निकाल ली और फिर इस मीटर के आंसर को हमने एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लिया। अब बेटे ये हमने रेडियस निकाल लिया, तो हमारा बेसिक पर्पस क्या था इस टॉपिक का, रेडियस ही हम निकालना चाह रहे थे। अब बेटे ये हमने कहा एन जो है वेरिएबल है, जब एन इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 स्केयर एन की जगह पे, तो R1 रेडियस 1 आ जाएगा। पहले न्यूक्लियस से लेके पहले ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं R1 और वो आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। जब बेटे सेकंड वाला शेल है, सेकंड वाला एनर्जी लेवल है एन इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्केयर, 2 का स्केयर 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा और ये है R2। और फिर इसी तरह n इज इक्वल टू 3 होगा तो फिर आंसर आ जाएगा R3। ये जब n इज इक्वल टू 4, 4 4 16, 16 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो R4 ये आ गया। अब बेटे हमें पता है जो, अब बेटे ये आप देख रहे हैं मैंने एटम का स्ट्रक्चर बनाया है, ये न्यूक्लियस है सेंटर में, न्यूक्लियस से लेके पहले ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है वो R1, फिर न्यूक्लियस से लेके दूसरे ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है वो R2, ये लिखा है R2, और फिर न्यूक्लियस से लेके थर्ड ऑर्बिट तक का जो है वो R3 और न्यूक्लियस से लेके फोर्थ तक का R4। इस तरह से हमने रेडियस निकाली। अब आप देख रहे हो बेटे न्यूक्लियस से लेके पहले वाले ऑर्बिट तक का डिस्टेंस दरमियान में कम है, उससे अगले का थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, उससे अगले का और बढ़ गया, उससे अगले का ये देखें आप और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये जो ऑर्बिट हैं ये इक्वल स्पेस पे नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं इनके दरमियान स्पेस बढ़ती जाती है। अब बेटे ये जो डिस्टेंस है R2 माइनस R1 के दरमियान, ये देखें ये इतना R2 और ये R1, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा दैन द R3 माइनस R4 के दरमियान। इसी तरह R3 माइनस R2 और R4 माइनस R3 के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा दैन द R6 माइनस R5। इस तरह R1 माइनस R2 के दरमियान डिस्टेंस कम है दैन R3 माइनस R2 और R4 माइनस R3 के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है दैन R2 माइनस R1। इनको बेटे आप निकाल के भी देख लो, ये R2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे R1 की करो, तो हमारे पास आंसर जो है इधर वाला छोटा आएगा इधर वाला बड़ा आएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ऑर्बिट के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है। तो ये था बेटे हमारे पास, हमने हर शेल के लिए N1 हो, N2 हो, N3 हो, N4 हो, कोई भी nth ऑर्बिट हो, हम उसका रेडियस जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान तरीके से ये टॉपिक लिखा गया है, आप इसको याद करें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा, बहुत इजी है और ये क्वेश्चन है भी बहुत इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।